नमस्कार दोस्तों। थोड़ा सा देरी से आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे परमार राजवंश का इतिहास। 6 भाग पूरे हो चुके हैं। टिहरी रियासत तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 1949 तक के दौर को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब थोड़ा सा उसी को आगे मैं लेकर के चलने वाला हूँ। जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था, आप लोग एक बार पूरा का पूरा विवरण एक बार देखना चाहें तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। उसके लिए मुझे अपने आप को थोड़ा सा छोटे स्वरूप में लेकर के किनारे करना पड़ेगा, और जैसे मैं अब खुद को किनारे कर पाऊँ उसके बाद हम लोग ये चीज़ शुरू करते हैं। ये पॉइंट शुरू करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे और अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें। देख लीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। ये तीनों कालखंड पढ़ लिए हैं। प्रथम जो कालखंड है बेसिकली, जिसे बहुराजकता का काल कहा जाता है, ये काल जो है शुरुआत में 888 से 1490 तक का, दूसरा 1490 से 1804 का, और तीसरा 1815 से 1949 तक का जो ये काल है, ये समय काल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा उससे अगर आगे को लेकर के आप लोगों को चलूँ, उससे थोड़ा सा हम लोग आगे को बढ़ें, तो आगे की ओर हम लोग जब बढ़ते हैं तो हम लोग पाएंगे अब क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है। यानी कि बेसिक जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट से मेरा अभिप्राय क्या है, आप लोग ये भी देखेंगे कि मैं किस बेसिक पॉइंट की बात करना चाह रहा हूँ। किसी भी राजवंश को पढ़ने के साथ, देखिए अगर हम राजवंश समाप्त करते हैं और राजवंश जब हमारा समाप्त हो जाता है तो राजवंश के बाद उस राजवंश से संबंधित जो भी प्रणालियाँ होती हैं, उदाहरणार्थ मैं आप लोगों को बताऊं, देख लीजिए उस राजवंश का प्रशासन कैसा था, उस राजवंश की न्यायिक प्रणालियाँ कैसी थी, उस राजवंश का जो राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी, और उस राजवंश की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी कैसे चलती थी, ये सारे सवाल फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इसी महत्ता को लेकर के मैं आप लोगों के बीच फिर से आया हूँ। इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, इन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर के मैं आप लोगों के बीच हूँ। और आप जैसा स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पीछे लास्ट जो आप लोगों ने कल पढ़ा था उसकी और बात करूँ तो देखिए 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो है भारत संघ में विलय हो गया और उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया। उत्तर प्रदेश के 50वें जिले के तौर पर जो है टिहरी का फॉर्मेशन कर दिया गया। और जैसे ही इसका फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन के जस्ट बाद आप लोग ये चीज़ नोट करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन होने के साथ ही यहाँ जो राजनीतिक बदलाव हैं उन बदलावों को भी आप लोग महसूस करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति जो केंद्रित थी टिहरी रियासत पे वो बदल गई है। वो उसके परिवर्तन के साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 1950 के बाद के उत्तराखंड को देखेंगे, राज्य आंदोलन को जब हम लोग विशेष तौर पर देखेंगे, उस समय ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं टिहरी रियासत की न्यायिक प्रणाली कैसी थी। तो टिहरी रियासत की न्यायिक प्रणाली को एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लें ताकि आप लोग उसे क्लियर, अगर भविष्य में पूछा जाए सवाल तो आप लोग उसे क्लियर कर पाएँ। तो न्यायिक प्रणाली की बात करें, देख लीजिए हर एक राजतंत्र, जहाँ जो भी राजतंत्र जिस भी स्वरूप में है, अगर राजतंत्र हैं तो इसका मतलब है कि राजतंत्र का मतलब है राजा का तंत्र। तो राजतंत्र में जो राजा होता है वो हमेशा सर्वे सर्वा होता है, वो ही वन एंड ऑल एंड ऑल होता है बेसिकली। जब राजा सर्वे सर्वा है तो ऐसी स्थिति में आप लोग महसूस कर सकते हैं कि जो राज्य की न्यायिक प्रणाली है वो कितनी दुर्दांत हो सकती थी या हो सकती है। और यही कारण है कि जो टिहरी रियासत है उसकी भी न्यायिक प्रणाली अन्य प्रणालियों, अन्य राजशाहियों से इतर नहीं है। जैसे देख लीजिए, अगर आप लोग दंड देने की परंपरा की बात करते हैं तो दंड देने की परंपरा पंवारों में भी वही देवी सिद्धांत की भांति काम करती थी। देवी सिद्धांत कैसा, जैसे आप लोग गोरखा काल में पढ़ते हैं, चंद काल में पढ़ते हैं। यूकेपीडिया पुस्तक अगर आप लोगों ने देखा है तो यूकेपीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये जो ये दीप, जो न्याय के लेकर के जो दीप लिखाए हैं, दिव्य या दीप जो बोलते हैं, मैं चंद टाइम पीरियड में डाले हैं। तो वो चंदों के समय भी वैसे ही थी, पंवारों के समय भी वैसे ही थी, और क्या बोलते हैं, गोरखों के समय भी ऐसे ही थी। तो इनमें कोई अंतर आप लोग देख नहीं सकते, या कोई अंतर इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जो ये देवी सिद्धांत मतलब कि राजा देवता का प्रतिनिधित्व करता है, और देवता के प्रतिनिधि के तौर पर या भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर राजा जो है हमारे ऊपर राज करता है, ये देवी सिद्धांत है। जैसे देख लीजिए, उदाहरण मैंने यहाँ पर रखा है, लोहे का जो दीप होता है उसमें क्या करते हैं, लोहे के दीप में लोहे की एक गर्म छड़ को हाथ में रखा जाता है। अगर आपका हाथ जल जाएगा तो आप अपराधी घोषित हो जाते हैं, अगर नहीं तो फिर आप अपराधी नहीं होते। ऐसे ही तेल की गर्म कढ़ाई में आपको हाथ डालने के लिए कहा जाता है, अगर आपका हाथ जला
तो आप अपराधी, अगर हाथ नहीं जला तो अपराधी नहीं। तो ऐसा कितने लोग होंगे, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। गरम छड़ अगर हाथ में पकड़ेंगे तो हाथ जलेगा ही, ऐसे ही लोग अगर गरम कढ़ाई में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही। तो अपराधी घोषित होने का क्या लॉजिक है? ये जो लॉजिक दिए गए वो सारे के सारे लॉजिक इलॉजिकल है बेसिकली। आज के दौर में अगर आज हम बात करें तो आज के समय में तो ये जो लॉजिक है बिल्कुल ही फेलियर ही क्या है। हमें लगता है कि फिर किस तरीके से चीज़ें चल रही होंगी उस समय, कैसा शासन प्रशासन चलता होगा, इसका अंदाज़ा हम इसी बातों से लगा सकते हैं। तो टिहरी रियासत की भी न्यायिक प्रणाली इतनी अलग नहीं थी, लगभग सब की एक ही जैसी वो न्यायिक प्रणाली थी। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, जब टिहरी रियासत में आ जाते हैं तो टिहरी रियासत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हो जाता है, और अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में आने के कारण या अंग्रेज़ों के प्रभाव में आने के कारण जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए, पहले में तो सेम था, पर जब सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की नींव रख ली तो ये ब्रिटिश शासन जो था उससे सीख लेकर के इसने क्या किया, दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का निर्माण करवाया। दोनों प्रकार के न्यायालयों का निर्माण करवाया, और फिर जो देवी न्याय प्रणाली थी उसे सुधारने के लिए इसके बाद के शासकों में प्रताप शाह ने जो है चीफ कोर्ट की नींव रखी। चीफ कोर्ट की बात करें तो देख लीजिए, यहाँ चीफ कोर्ट बनाने के साथ साथ न्यायालय में जो अभी आप लोग जैसे स्टाम्प पेपर लगाते हैं ना, स्टाम्प से शुल्क वगैरह लगाते हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी जो आप लोग देते हैं इसकी शुरुआत भी टिहरी रियासत में कर दी गई। और जो ये न्यायालय के शुल्क के रूप में जो लिया जाता था, स्टाम्प ड्यूटी जो ली जाती थी उसे तलवाना कहा जाए। ये याद रखिएगा, ये वर्ड महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। टिहरी रियासत में जो स्टाम्प ड्यूटी ली जाती थी उसे क्या कहा जाता है, तो उसे तलवाना कहा जाता है। नरेंद्र शाह के समय अगर हम बात करें तो देख लीजिए, नरेंद्र शाह के समय जो संरक्षण कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष पहले म्यूर बनाए गए थे। 1917 में उन्होंने एक लिखित न्याय व्यवस्था बनाने के लिए नरेंद्र हिंदू लॉ का निर्धारण करवाया, और ये नरेंद्र हिंदू लॉ के लेखक जो थे वो पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी थे, जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखी थी। उसके बाद देखिए 7 अक्टूबर 1938 को चीफ कोर्ट को जो है नरेंद्र शाह ने समाप्त करके हाई कोर्ट की नींव रख ली, क्योंकि हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट चलने लगा था, तो हाई कोर्ट का भी निर्माण इनके द्वारा करवा दिया गया। फिर 1945 में, अब आप लोग एक चीज़ गौर कर रहे होंगे ना कि ये जो बदलाव हुए हैं, ये जो सन लिख रहे हैं आप लोग, ये क्यों आप अचानक से जो है 1900 में आ गए? वो इसलिए क्योंकि उससे पहले की जो परंपराएं थी, खासकर 1815 से पहले या 1804 तक, जब भी पंवारों का पहला शासन रहा, जब तब तक जो परंपरा थी वो पूरी की पूरी देवी सिद्धांत पर आधारित थी। वही तीर का दीप, कढ़ाई का दीप, लोहे का दीप वगैरह वगैरह, इस तरीके से ही चला जाता था। अभी भी हमारे यहाँ उन दीपों में एक दीप अभी भी चलता है, मंदिर का दीप। मंदिर का दीप मतलब आप लोग देख लीजिए, अगर कुमाऊं में आप लोग जाते हैं तो उसे एक परंपरा बोला जाता है, घात डालने की परंपरा। अगर आप रवाई या यहाँ से आप पश्चिम में जौनसार की तरफ चले जाते हैं तो लूण लोटा बोलते हैं, नमक लोटा बोलते हैं ना, नमक लोटा की प्रथा। ये सारे उसी दीप के उदाहरण हैं जो पहले परंपरागत तरीके से चलते थे। ठीक है, तो ये जो उदाहरण हैं वो शुरू में ऐसे ही रहे, पर टिहरी रियासत बनने के बाद ये परिवर्तन आए हैं। इसलिए जो ये डेट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बाद की तिथियों के पढ़ रहे हैं, बाद के समय के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1945 में देख लीजिए, टिहरी राज्य में कोर्ट्स एक्ट लाया गया, जिसके तहत हाई कोर्ट, सिविल जज कोर्ट और प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के जजों के अधीन न्यायिक व्यवस्था शुरू कर दी गई। एक यहाँ पे टर्म आता है फर्द तनाजा, ये महत्वपूर्ण टर्म है, याद रखेंगे आप लोग। फर्द तनाजा होती क्या है या होता क्या है फर्द तनाजा, इसे समझ लीजिए एक बारी। तो फर्द तनाजा क्या है? टिहरी राज्य में जो एक वाद विवाद को लेकर के, मान लीजिए कोई वाद विवाद होता है, तो उन वाद विवादों को दर्ज करने के लिए जिस रजिस्टर में जिसे दर्ज किया जाता था, उस रजिस्टर को कहा जाता था फर्द तनाजा। याद रखेंगे आप लोग, फर्द तनाजा। उसके बाद देख लीजिए, तो ग्राम स्तर पर आते हैं थोड़ा सा। तो ग्राम स्तर पर जो है कामदार नामक कर्मचारी होता था, कामदार नामक कर्मचारी से ये कार्य लिए जाते थे। और उसके बाद देख लीजिए, उनकी जो नियुक्ति होती थी वो हर 1 वर्ष के लिए नियुक्त की जाती थी। हालांकि बाद में मैंने कल भी बताया था कि ये नियुक्तियां जो है स्थायी तौर पर की जाने लगी। नरेंद्र शाह के समय की बात करें तो इनके समय चौरास पट्टी व भरदार पट्टी में जो है 2 ग्राम पंचायतों की सर्वप्रथम नींव रखी गई। और अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो नरेंद्र शाह के समय ही 1920 में सबसे पहले ग्राम पंचायतों के निर्माण का श्रेय जाता है, अगर हम पंवारों की बात करें। जबकि पंचायतों के सृजन में उत्तराखंड के इतिहास में सोमचंद का टाइम पीरियड पहला ऐसा टाइम पीरियड है उत्तराखंड के इतिहास में, सबसे पहली बार ऐसा प्रयास है जब पंचायती राज व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं शुरुआत के तौर पर ढर्रे में लाने की कोशिश की गई थी।
उनके द्वारा जो 4 सिकदार या किलेदार जो बनाए गए थे, वो पंचायत राज व्यवस्था का पहला उदाहरण है उत्तराखंड में। खैर, टिहरी रियासत की बात करेंगे तो ये जरूर याद रखिएगा कि 1920 में सबसे पहले नरेंद्र शाह ने चौरास पट्टी और भरदार पट्टी में सर्वप्रथम 2 ग्राम पंचायतों का निर्माण जो है करवाया था। तो यहीं से टिहरी नगर में जो है पंचायत का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। 1922 में देख लीजिए टिहरी में ग्राम पंचायत नियम पारित किया गया, ये भी इसी का अगला कदम है। टिहरी में सबसे पहले प्रथम प्रताप शाह के द्वारा जो है पुलिस का सूत्रपात किया गया, ये कल आप लोग पढ़ चुके थे। टिहरी में पुलिस स्टेशन खोला गया इसके समय, प्रताप शाह के समय। और देखिए शिवदत्त डंगवाल और देवीदत्त डंगवाल को जो है कोतवाल नियुक्त किया गया, ये पॉइंट कल नहीं पढ़ा, आज आप लोग इसे पढ़ रहे हैं। 1942 में जो है पटवारी जो है तो होते हैं, उनको थानेदारी का अधिकार दिया गया और ये अभी भी चल रहा है। आप लोग देखिए हमारे यहाँ 2 प्रकार की पुलिस व्यवस्था है, एक राजस्व पुलिस व्यवस्था और दूसरी आपकी आती है कौन सी पुलिस व्यवस्था, नॉर्मल सामान्य जो पुलिस व्यवस्था है। तो अभी पहाड़ के जितने गाँव हैं वो राजस्व पुलिस व्यवस्था के अधीन ही आते हैं, यानी कि यहाँ पुलिस के सारे अधिकार पटवारियों के पास अभी भी है और यही अधिकार 1942 में टिहरी रियासत में दिया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए टिहरी कालीन शासन व्यवस्था। मैं बहुत ज़्यादा इसको मैं कल भी कह रहा था कि इस वीडियो को मैं लंबा नहीं ले पाऊंगा, ऐसे ये कोशिश करते हैं कि ये वीडियो 2 हिस्सों में बने, जिससे आप लोग थोड़ा सा विस्तारित तरीके से इन चीज़ों को लिख पाएँ, समझ पाएँ। तो टिहरी कालीन प्रशासन या शासन व्यवस्था की बात करें तो देख लीजिए, मैंने ऊपर भी कहा कि जहाँ पर भी राज सत्ता होगी वहाँ सत्ता का केंद्र हमेशा राजा होगा और राजा के सहयोग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। टिहरी में वर्तमान मंत्रिमंडल की तरह एक काउंसिल बनाई जाती थी, काउंसिल का गठन किया जाता था। कीर्ति शाह के समय तक जो है काउंसिल की प्रथा नहीं थी, पर कीर्ति शाह और प्रताप शाह के निधन के बाद जो है संरक्षण समितियां जो काउंसिल्स बोलते हैं उनका सृजन किया गया। और क्या बोलते हैं, टिहरी रियासत में जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनको आप लोग नीचे समझ लेंगे। देख लीजिए सबसे पहले देख लीजिए दीवान और वजीर होते हैं। दीवान और वजीर क्या होते हैं, यहाँ पर छीवान जो हो रहा है ये 2 का 6 हो गया, टाइपिंग एरर है, तो ये दीवान है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग एरो देख पा रहे होंगे, मैं सिलेक्ट कर लूँ थोड़ा सा तो आप लोग इसे और अच्छे से देख लें। तो ये दीवान है। तो वजीर या दीवान क्या होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले राज्य में ये जो हैं वो 2 सर्वोच्च पद हैं। राज्य में कभी दीवान और वजीर दोनों होते थे तो कभी दोनों में से केवल एक रहता था, याद रखिए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, सुदर्शन शाह के समय दुर्गादत्त पैन्युली और धर्मदत्त बिजलवाण जो है वजीर थे और दीवान थे ज्वालादत्त बहुगुणा। अब देखिए भवानी शाह के समय वजीर कोई भी नहीं रहा, पर दीवान कितने रहे, 3 लोग बदले हैं, श्री कृष्ण पैन्युली और श्रीचंद राणा, 2 ही लोग, सॉरी, श्री कृष्ण पैन्युली और जो है श्रीचंद राणा, 2 दीवान इनके समय रहे। ऐसे प्रताप शाह के समय देख लीजिए, इसके समय 3 लोग बदले हैं वजीर में और दीवान एक भी नहीं रहा। श्रीचंद राणा, केवल राम रतूड़ी, मियाँ हुकुम सिंह गुलेरिया, ये क्या रहे, इनके वजीर रहे और पर दीवान कोई भी नहीं रहा। कीर्ति शाह के समय वजीर देख लीजिए, हरि सिंह गुलेरिया और हरिकृष्ण रतूड़ी, और दीवान एक भी नहीं। तो आप लोग देख रहे होंगे कहीं पर तो दोनों के दोनों पद धारक काम कर रहे हैं, कहीं केवल दीवान काम कर रहा है और कहीं केवल वजीर काम कर रहा है। ऐसी नरेंद्र शाह के समय देख लीजिए, भवानी दत्त उनियाल एवं चक्रधर जुयाल ये इनके दीवान थे। आप लोग रवाई कांड से अच्छे से परिचित होंगे, जिसमें चक्रधर जुयाल दीवान ने जो है गोलीकांड करवाया था। तो ये जो है राजा के अधीन सर्वोच्च पदाधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद थानेदार आया। सुदर्शन शाह के समय जो है राज्य 4 थानों में बटा था, कल आप लोग पढ़े थे, और उसमें आप लोगों ने कल नहीं बल्कि परसों की क्लास में आप लोगों ने इसे पढ़ा था। जो थानेदार होते थे, थानेदार जो है उन थानों के प्रमुख बनाए गए थे। थाने जो है पट्टियों में बटे थे और पट्टियों के अंतर्गत जो है गाँव आते थे। अब देखिए जो कुछ गाँव ऐसे भी होते थे जो पट्टियों के अंतर्गत नहीं आते थे, तो उन गाँव को फुटकर गाँव कहते थे। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट कभी आप लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ गांव का समूह एक पट्टी हो गया और जो पट्टियों का समूह है वो ठाणा हो गया। वो ठाणेदार किसके अधीन काम करेगा, सीधे दीवान या वजीर के अधीन काम करेगा टिहरी रियासत के लिहाज से। और मान लीजिए कुछ ऐसे भी गांव थे जो पट्टियों में आते ही नहीं थे, तो वो उन गांवों को हम लोग एक टर्म यूज कर रहे हैं उसके लिए, याद रखिएगा, फुटकर गाँव। तो फुटकर गाँव का जो की संज्ञा जिसे दी जाती थी, वे गाँव जो पट्टी के किसी पट्टी के अधीन नहीं आते थे उनको फुटकर गाँव के तौर पर जाना जाता था। फिर है आपका सुपर
सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की बात करें तो देखिए परगने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी सुपरवाइजर का था। ये पद जो है ब्रिटिशकालीन जो कानूनगो है या अभी जो कानूनगो है, देख लीजिए अभी कानूनगो की पदवी कहाँ पर है। आप लोग अगर कानूनगो को देखते हैं तो कानूनगो की पदवी कहाँ पर आती है, पटवारी, पटवारी के ऊपर कानूनगो आता है और कानूनगो के ऊपर नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम। तो पटवारी के जस्ट बाद जो पद होता है वो कानूनगो का पद होता है और वो ये सुपरवाइजर का पद क्या बोलते हैं ब्रिटिश से ही प्रभाव से लाया गया था और ये पटवारी के ऊपर का पद था। फिर पटवारी, ये तो आप लोग जानते हैं, माल विभाग और राजस्व विभाग का जो प्रधान होता है वो पटवारी होता है, अभी भी ये प्रथा है। और प्रधान भी अभी आप जानते हैं, गांव के मुखिया को प्रधान या थोकदार कहा जाता था। ये कॉन्सेप्ट अभी भी चलते रहते हैं। आगे देखिए टिहरीकालीन राजस्व व्यवस्था, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों का होगा। टिहरीकालीन राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था अगर हम लोग ख़त्म कर लेते हैं तो मैं वीडियो आज ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट छोटी सी एक वीडियो में इसके बचे हुए आंसर को मैं लेकर के चलूँगा, वो शॉर्ट वीडियो के तौर पर आप लोग उसे पढ़ेंगे। देखिए राजस्व व्यवस्था की बात करें तो कार्तिकेयपुर और कत्यूरी नरेशों की भांति पवार काल में भी जो राजस्व व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से राजा में निर्भर करती थी। राजा ही उसके हर चीज़ का मुखिया था। जो राज्य में जो प्रमुख भूस्वामित्व थे, जमीन के जो स्वामी थे वो किस तरीके से विभाजित थे, वो आपके टर्म्स भी हैं। ये एक तरीके से टर्म है, याद रखिएगा, इन टर्म्स को याद भी रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे आने वाले समय में। देख लीजिए, जैसे सबसे पहले की बात करें खालसा ग्राम, तो खालसा ग्राम क्या होता है, खालसा ग्राम का अभिप्राय होता है जिनका राजस्व कोष जो है, ऐसे गांव जिन गांवों का राजस्व जो है सीधे राजकोष में जमा होता था, उसे खालसा ग्राम या खालसा भूमि के तौर पर जाना जाता है। याद रखिएगा, जब भी खालसा शब्द का जिक्र हो रहा है, खालसा ग्राम या खालसा भूमि शब्द का जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को ये समझ लेना है कि खालसा ग्राम या खालसा भूमि से जो आय प्राप्त होती होगी वो आय सीधे राजकोष में जाती होगी, इसलिए उसे खालसा ग्राम की संज्ञा में रखते हैं। फिर आते हैं सिरकारी ग्राम। सिरकारी ग्राम मतलब देख लीजिए, ऐसे गांव, हर एक चीज़ का मतलब अलग है। जो सीधे राजकोष में जा रहा है वो खालसा, पर सिरकारी ग्राम क्या होते हैं, सिरकारी ग्राम से अभिप्राय समझ लीजिए। तो सिरकारी ग्राम का मतलब होता है ऐसे गांव जिन गांवों से प्राप्त होने वाली आय जो राज परिवार के लोग हैं उनके व्यय के लिए खर्च किया जाता हो, वो आपके सरकारी गांव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए संकल्प या विष्णु प्रीति। अभी कल परसों में किसी ने ये सवाल मुझे किया था कि सर आपने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया है अपनी पुस्तक में, तो मैं आप लोगों को बता दूं संकल्प या विष्णु प्रीति होती क्या है। संकल्प या विष्णु प्रीति से अभिप्राय है आपका कि जिनका राजस्व जो है, जिस भूमि का ये राजस्व जो है मंदिर को या पुजारी को प्राप्त होता हो, वो आपका संकल्प या विष्णु प्रीति कहलाता है। और याद रखिएगा, इसी भूमि को गूढ़ भूमि या संकल्प भूमि या विष्णु प्रीति के तौर पर जानते हैं आप लोग। ये सारे जो विवरण हैं याद रखेंगे आप लोग। किसे गूढ़ भूमि कहते हैं, किसे आप लोग संकल्प भूमि कहते हैं, किसे विष्णु प्रीति कहते हैं। तो वो भूमि जिसका राजस्व जो है मंदिर को जाता हो, या वो भूमि जो मंदिर को चढ़ाई जाती हो, वो या फिर वो भूमि जो किसी मंदिर के पुजारी को दी जाती हो, उसे गूढ़ भूमि कहलाते हैं। धार्मिक कार्य के लिए जिस भूमि का यूज होता हो उसे विष्णु प्रीति, संकल्प या गूढ़ भूमि के तौर पर परिभाषित किया जाता है। फिर है जागीर के ग्राम। जागीर के ग्राम मतलब जो संभ्रांत व्यक्ति या परिवारों को दी जाने वाली जो भूमि थी उसे जागीर की भूमि या जागीर के गांव की संज्ञा देते हैं। जैसे उदाहरणों के तौर पर मैं बोलूं कि माधव सिंह भंडारी का जो जागीर का ग्राम था वो कौन सा था, आप लोग जानते हैं। माधव सिंह भंडारी की जो गूलें थी, 2 जगह मैंने आप लोगों को नेटिव पैलेस भी इससे पहले वाली वीडियोज़ में बता चुका हूं, और यहाँ मलेथा की गूल की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो जो मलेथा था, इनका जो है जागीर ग्राम था। ललूड़ी जो गांव था रुद्रप्रयाग में, वो उनका मूल गांव था। तो जो जागीर का ग्राम मतलब आप लोग समझ लीजिए जो किसी व्यक्ति विशेष को मिली हुई हो। ऐसे ही देख लीजिए रौद भूमि। रौद भूमि भी ऐसी ही भूमि है जो किसी विशिष्ट साहस के प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली जो भूमि होती है उसे रौद भूमि के तौर पर जानते हैं। ऐसे ही फौजदारी के ग्राम, यानी कि फौजदारों के लिए जो निर्धारित जो ग्राम हैं उन ग्रामों को फौजदारी के ग्राम कहते हैं।
ये आय के स्रोत हैं सारे के सारे, इसीलिए राजस्व व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब आगे देख लीजिए आसामी। आसामी क्या शब्द है? आसामी आप लोग सुनते होंगे, पहाड़ों में ये शब्दों इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो आसामी से अभिप्राय होता है मोटी आसामी है, कहते हैं ना, जैसे आसामी मतलब मालदार एक तरीके से। बेसिकली आसामी शब्द यहीं से आया है। जो राज्य के जो गांव होते हैं, राजा की आज्ञा के साथ जो व्यक्ति किसी भूमि विशेष पर, जिस भूमि पर वो कृषि का कार्य करता है और उस भूमि का स्वामित्व उसी के पास होता है, तो उस भूमि के स्वामित्व के कारण जहाँ वो खुद खेती कर रहा है, हालांकि वो राजा की इच्छा के साथ वो खेती कर रहा है, पर चूंकि जिस खेती में या जिस भूमि पे वो खेती कार्य या कृषि का कार्य कर रहा है वो उसकी अपनी भूमि है, उसके अपने अधीन आती है, तो उस व्यक्ति को आसामी कहा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट देख लीजिए मौरूसीदार। उस व्यक्ति को, उस आसामी को जो है मौरूसीदार कहते हैं, जो भूमि के स्वामी टिहरी के नरेश या हिस्सेदार की आज्ञा से उसकी भूमि बिना किसी अधीनता के कमाता हो। कहने का क्या मतलब है, एक तरीके से समझ लीजिए कि ये भी एक तरीके से आसामी है। पहले तो उस आसामी को कहते हैं जो, ये भी आसामी है जिसकी जो भूमि है वो या तो हिस्सेदारी या टिहरी राजा, यानी कि हिस्सेदार जो होगा, कोई भी हिस्सेदार होगा, चाहे वो कोई भी आसामी हो, उसके साथ सह हिस्सेदारी में वो भूमि कमा रहा हो, या टिहरी के राजा को ही हिस्सेदार मानकर उसकी जो राजस्व हो रही है, राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, उसका आधा राजस्व जो है टिहरी राजा को हिस्सेदार के तौर पर दे रहा है और आधा स्वयं यूज कर रहा है, वो मौरूसीदार हो गया। ऐसे ही देख लीजिए खाईकर, ये पूछा गया क्वेश्चन है इस बार। खाईकर वह आसामी जो किसी मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि कमाता हो, उसे मौरूसीदार, राजस्व मौरूसीदार जो है, उसका जो राजस्व है वो मौरूसीदार को देता है। कहने का मतलब ये भूमि का मालिक तो नहीं है, जो खाईकर है वो भूमि का मालिक तो नहीं है कम से कम, पर किसी न किसी के अधीन, किसी मौरूसीदार, किसी मालिक के अधीन वो भूमि को कमाता है और वो कमा करके अपने मौरूसीदार को, जो भूमि का मालिक है, उसे जो है वो टैक्स देता है, तो उसे खाईकर कहते हैं। ऐसे ही सिरतान शब्द है। सिरतान का अभिप्राय क्या है, देख लीजिए, वह आसामी जो मौरूसीदार और खाईकर दोनों के अधीन भूमि को कमाता है, यानी कि इसके पास भी अपनी भूमि नहीं है, पर मौरूसीदार और खाईकर की जो भूमि है उन दोनों की भूमि को कमा करके अपना टैक्स जिसके अधीन कर रहा होगा, मौरूसीदार के अधीन है तो मौरूसीदार को देगा, खाईकर के अधीन है तो खाईकर को देगा, तो उसे आप लोग सिरतान कहते हैं। ऐसे ही देख लीजिए औताली, मयाली, गुयाली भूमि, ये बहुत सारे ताम्रपत्रों में इसका जिक्र है। तो औताली, मयाली या गयाली भूमि जो होती है, मौरूसीदारों या आसामी या खाईकरों के, या जिसका सिरतान जिसका भी कह लीजिए, अगर वो पुत्र विहीन होते हैं तो उसकी जो भूमि होती है उस पर राज्य का अधिकार हो जाता है या राजा का अधिकार हो जाता है। उस भूमि को औताली भूमि, गयाली भूमि या मयाली भूमि कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब क्योंकि राजस्व व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो टैक्स पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप राजस्व व्यवस्था पढ़ रहे हैं और टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टिहरी राज्य में जो कर व्यवस्था थी उसे भी आप लोग समझ लीजिए, मोटा मोटा इससे भी आप लोग देख लेंगे। अब अगर हम बात करें सुदर्शन शाह के बनने से पहले या गोरखा काल की बात कर लें या सुदर्शन शाह के आने की बात कहें, तो सुदर्शन शाह ने क्या किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने गोरखों की कर व्यवस्था को अपनाया और बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने करने की कोशिश करी। और गोरखों ने जो टैक्स सिस्टम अपनाया था वो चंदों और पवारों का पुराना टैक्स सिस्टम था, यानी कि टैक्स सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। और एक चीज़ और आप लोग गौर करिएगा, कभी भी कोई भी राज सत्ता जब नई सत्ता बन करके आती है तो वो टैक्स सिस्टम कभी नहीं बदलता। उसके पीछे कारण है। अगर मान लीजिए आप नए राजा बने हैं, नई आपके पास सत्ता आई है, आप टैक्स सिस्टम क्यों नहीं बदलते? उसके पीछे का कारण क्या है, जनता अभ्यस्त है पुराने राजा के साथ। वो जैसा टैक्स लेते थे उसके लिए जनता आदतन वो उस आदत से कहीं ना कहीं बधी हुई है। पर अचानक से नया राजा आ गया, उसने टैक्स बढ़ा दिया, या अचानक से जनता के मन में ये बात आ गई कि इस राजा ने जो है हमारे साथ खराब कर दिया, और जनता विद्रोह कर दे जहाँ, तो वहाँ फिर राज सत्ता कहाँ रहेगी। इसलिए कभी भी जो जीतने वाली सत्ता या जीतने वाला राजा जो होता है वो हारे हुए राजा या हारी हुई सत्ता का ही टैक्स सिस्टम या जो सोशल सिस्टम है वो अपनाता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जो
ब्रिटिशर्स से पहले जो गोरखे आए, गोरखों ने चंदों और पंवारों की जो टैक्स सिस्टम थी उसी को इम्प्लीमेंट किया। हालांकि टैक्स और बढ़ाए वो अलग बात है, पर सिस्टम को नहीं बदला, और वही सिस्टम आपको बाद में फिर सुदर्शन शाह ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ज़्यादा परिवर्तन आप लोग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और देख लीजिए राजकोषीय संसाधन और राजस्व प्रणाली जो थी इनकी, राज्य में जो आय के साधन थे वो क्या क्या थे देख लीजिए। भूमि से संबंधित टैक्स थे, कुछ तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वन उत्पादन से संबंधित कर, अभी हम लोग नीचे जब वन पढ़ेंगे वहाँ हम लोग देख लेंगे। न्यायालय से संबंधित कर ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे किस प्रकार से तलवाना वगैरह जो चीज़ें आती थी वो सारा इसमें आता था। खाद्य पदार्थों से संबंधित कर और सामाजिक अपराधों पर जो कर हैं वो हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए भूमि से संबंधित कर। भूमि से संबंधित कर क्या है, जो भूमि कर था बेसिकली, भूमि कर राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे यहाँ व्यापार लगभग नष्ट हो चुका था। शुरुआती दौर में तो व्यापार से बहुत ज़्यादा आय होती थी, पर व्यापार के इतर जो हमारे पास आय का जो बड़ा साधन था, मुख्य साधन था, वो हमारे भूमि ही थी। तो जो भूमि से आय होती थी उसे राजस्व, भूराजस्व बोलते थे, मामला बोलते थे, या रकम कहा जाता था गढ़वाल के लिहाज से। याद रखिएगा ये गढ़वाल या टिहरी रियासत के लिहाज से। ये कर अगर हम बात करें पहले के दौर की नहीं बल्कि बाद में जब टिहरी रियासत बन गई है, तो टिहरी रियासत के दौर में देखें तो सुदर्शन शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह के काल तक पहले की तरह वसूला गया। पर कीर्ति शाह ने जो है इन चीज़ों में परिवर्तन करने का काम किया। इन्होंने विभिन्न भूमि बंदोबस्त करवाए, और भूमि बंदोबस्त हालांकि शुरुआत तो पहले ही हो गई थी, भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के समय आए, पर सुदर्शन शाह के समय आया हुआ जो भूमि बंदोबस्त था वो परिवर्तन ही नहीं था, बल्कि यहाँ से परिवर्तन शुरू होता है कीर्ति शाह के समय। जब देख लीजिए जब नई दरें लाई गई, अब नई दरें लाने के बाद जनता को थोड़ा सा राहत भी यहाँ से दी गई, क्योंकि कीर्ति शाह का समयकाल कल ही आप लोगों ने पढ़ा था। प्रताप शाह हो या कीर्ति शाह, बहुत सुधारवादी इनका कार्य रहा है। उसके बाद बात करें, देख लीजिए नरेंद्र शाह ने जो है जब भू राजस्व व्यवस्था शुरू की, या मामला जिसे बोलते हैं, भू राजस्व सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, और भूमि को जो है 4 भागों में बांट दिया। जो भू राजस्व था उसे 4 भागों में बांट दिया। एक होता था ठेक, दूसरा होता था सेस, तो तीसरा होता था प्रधानचारी दस्तूर, और चौथा होता था पट्टा दस्तूर। देख लीजिए इन चारों को समझ लीजिए। जो नरेंद्र शाह ने जो है भू राजस्व को बांटा है, तो जो ठेक है वो क्या है देख लीजिए। ठेक की बात करें तो राजस्व की नगद राशि को दे करके जो राजस्व की जो कैश पेमेंट आप लोग करते थे, मान लीजिए भूमि से आपको आय प्राप्त हुई, अनाज उगाया, उस अनाज का आपने कैश में जब आपके उस अनाज के बदले आप जो कैश के रूप में टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स को आप लोग क्या कहते हैं, ठेक कहते हैं। बेसिकली जो राशि होती है उसे ठेक के तौर पर परिभाषित किया गया। दूसरा सेंस, अभी भी सेस लगाया जाता है, सेंस लिखा हुआ है अगर आप लोग इसको देखें तो, पर अभी हम लोग वर्तमान समय के लिहाज से इसे सेस कहें तो ज़्यादा सही है। ये क्या था देख लीजिए, टिहरी गढ़वाल में ही ये परंपरा ज़्यादा देखने को मिली है। जो निर्धारित ठेक था, जो निर्धारित राजस्व था ना, जो कैश दिया जाता था, उसमें कुछ अतिरिक्त जो है टैक्स कई बार देना पड़ता था, जिसे सेस कहा जाता है। यानी कि जो टैक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्स है उसे सेस की संज्ञा में अभी भी लिया जाता है। कई बार ये जो है राज्य में सुधारवादी कार्यों के लिए सेस अभी भी लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानचारी दस्तूर। प्रधानचारी दस्तूर मतलब जो गांव के प्रधान होते थे, जो राजस्व की वसूली का काम करते थे, उनको दस्तूर के रूप में जो टैक्स दिया जाता था, क्योंकि गांव का प्रधान है, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी उसकी है, तो उसको उस काम के बदले जो एक तरीके से पेमेंट मिल रहा है उसे प्रधानचारी दस्तूर कहते थे। नेक्स्ट देख लीजिए जो पट्टा दस्तूर है। पट्टा दस्तूर ये ऐसा दस्तूर है जो काश्तकारों को देना पड़ता था, और जिसने जो है उन काश्तकारों को देना पड़ता था जिसने जो है मौरूसीदार या खाईकर से भूमि ले रखी हो। और जब भी नवीन भूमि पर नई भूमि को, जंगल को काट करके अगर आपने नई भूमि बनाई, तो नई भूमि पर खेती करने से पहले जो है राज दरबार से अनुमति लेनी जरूरी होती है। इसीलिए जो बंदोबस्त है ना, बंदोबस्त इसीलिए लाए जाते थे। अभी भी जैसे आप लोग देखिए, जो नई भूमि होती है शुरुआत में सबसे पहले पट्टे की भूमि, आप लोग कभी ज़मीन का हिसाब किताब देखते होंगे तो आपको बोला जाता है ये पट्टे की ज़मीन है या कैसी ज़मीन है। तो पट्टे की ज़मीन उस ज़मीन को बोला जाता है जो शुरुआत, अभी मान लीजिए जंगल काट करके वो ज़मीन अभी भी दी गई हो किसी को पट्टे के रूप में, कि आप इतने साल एक तरीके से लीज में ये ज़मीन दी जाना है, समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है मौरूसीदार दस्तूर। ये 4 तो नरेंद्र शाह ने बांटे ही थे। उसके अलावा मौरूसीदार दस्तूर, मौरूसीदार ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं, और उन मौरूसीदारों को जो टैक्स दिया जाता है उन्हें आप लोग मौरूसीदार दस्तूर कहते हैं। मैं इसे इलाबोरेट ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर रहा ऊपर आप लोग, क्योंकि मौरूसीदार को पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट है, देख लीजिए वरन्नी। वरन्नी क्या है, अब आप लोग ये भी देख लीजिए, जो टिहरी गढ़वाल में जो राजस्व की व्यवस्था आप लोग लेते थे ना, अभी ऊपर आप लोग पधानचारी दस्तूर के रूप में जिसे आप लोगों ने पढ़ा है, तो पधानचारी दस्तूर जो है वो जो पधानचारी दस्तूर है, इसी को आप लोग समझ लीजिए क्या बोलते हैं, वरन्नी के तौर पर परिभाषित किया है। सीधी सी बात है, देख लीजिए क्या बोलते हैं, प्रधान जो है वो टैक्स वसूल करते थे, ये जो मौरूसीदारी है ऊपर मौरूसीदार पड़ा था उसको दिया जाने वाला टैक्स मौरूसीदारी दस्तूर हो गया, वरन्नी और ये एक है प्रधानचारी दस्तूर। ठीक है, समय समय पर नाम अलग हुए हैं, इसलिए इसे हम लोग नरेंद्र शाह के द्वारा बांटे हुए 4 हिस्से में हम ले लिया, और जो नीचे हैं ये अलग से कहीं नाम पूछ ले और आप लोग कहें कि वरनी तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए ये चीज़ें डाली जानी जरूरी है। नजराना, नजराना हर एक राजा, वो कोई भी सत्ता रही हो, नजराना लेते थे। कोई व्यक्ति अगर उनके सामने किसी प्रकार की विनती लेकर के आता था तो मिलने से पहले राजा उनसे नजराना के रूप में टैक्स जो है राज दरबार लेता था। और ये टैक्स केवल मिलने के लिए नहीं, बल्कि जैसे कोई त्यौहार है, राजा के परिवार में कोई शादी ब्याह है, तो उन सब शुभ अवसरों पर जो है ये टैक्स लिया जाता था नजराने के रूप में, भेंट करने के लिए रूप में। फिर देखिए बरा या बिसा, बरा या बिसा, ये टैक्स आप लोगों ने कल या परसों में के वीडियो में पढ़ा होगा कि इसको समाप्त कर दिया गया था क्या बोलते हैं, गुलेरिया की सहयोग में, राजमाता गुलेरिया के सुझाव पर जो है इस टैक्स को बंद कर दिया गया था। तो बरा या बिसा जिसे बोलते हैं, ये था क्या, बरा या बिसा के अंतर्गत देख लीजिए, ग्रामीणों से जो भूराजस्व कर वसूला जाता था, 2 आना, 2 आना मतलब हो गया करीब 4 आना, मतलब 4 आना या 8 आना, 8 आना हो गया 50 पैसा, 4 आना हो गया 25 पैसा, तो 2 आना लगभग 25 पैसे का भी आधा हिस्सा, 1/8 भाग पर रुपये का जो है वो बरा या बिसा के रूप में अन्न देना पड़ता था। मतलब कि जो आपके उगाया, जितना आपने उगाया है उसका 1/8 हिस्सा जो है अन्न, जो अनाज जो है राज्य को देना पड़ता था। ये वसूलने के लिए जो है पटवारी जो है इसको वसूलता था, और पटवारी किन से वसूलने की जिम्मेदारी लेता था, मालगुजार या प्रधान, जो गांव का प्रधान होता था, उससे जो है ये टैक्स वसूला जाता था। अब ये सोचिए कि ये जो टैक्स है ये उन टैक्सों के इतर है जो नॉर्मल टैक्स ऊपर लिए गए थे, उन टैक्सों के इतर इस तरीके के कर लिए गए जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं देख लीजिए वही स्थिति है। अगर आप लोग राष्ट्रीय इतिहास पढ़ते हैं, राष्ट्रीय इतिहास में पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त अगर आप लोगों ने भूमि बंदोबस्त के दौर में पढ़ा होगा तो स्थायी बंदोबस्त में क्या कहा गया था, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लाया गया था तो ये कहा गया था कि टैक्स के रूप में केवल 30% हिस्सा लिया जाएगा और 70% किसान यूज़ करेंगे। पर होते होते क्या हुआ, 70% वसूला गया और 30% किसानों को मिलता था, तो उसमें वो ना बीज बचा पाते थे ना अपने खाने के लिए पूरा कर पाते थे। इसीलिए जो आपका बरा या बिसा जैसे टैक्सेस हैं वो समाप्त किए गए। नेक्स्ट देख लीजिए, सीधे खाद्य पदार्थों से संबंधित टैक्स पे मैं आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है खाद्य पदार्थों से संबंधित टैक्स के आगे मुझे वीडियो अगले दिन के लिए रखनी चाहिए, अगले दिन हम लोग देखेंगे, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा का समय हम इस वीडियो को दे चुके हैं। ज़्यादा समय इसे मैं नहीं देता। आगे आप लोग खाद्य पदार्थों से संबंधित वाले फटाफट उन करों को पढ़ेंगे और उनके बाद आप लोग देखेंगे जो सामाजिक टैक्सेस हैं वो देख लेंगे। सामाजिक टैक्सेस के बाद गढ़वाल में मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था के बाद वन व्यवस्था, वन व्यवस्था के बाद शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के बाद चिकित्सा व्यवस्था, और फिर देवस्थानम बोर्ड। और जब देवस्थानम बोर्ड पढ़ेंगे तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये टिहरी में आंतरिक व्यवस्था लास्ट रहेगी, और इसके बाद मैंने ये बोला था कि जो टिहरी में जन विद्रोह और प्रजामंडल वगैरह था वो हम लोग पहले इस पे वीडियो देख चुके हैं, वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। इन सबको मैं एक बार एक प्लेलिस्ट के तौर पर एक साथ रख दूंगा ताकि आप लोग एक के बाद एक आराम से ये वीडियो क्रम से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। आज के लिए चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का, और कृपया करके कमेंट करके बताया ज़रूर करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या आपको लगता है कि ऐसी ही सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर बताएं। अन्यथा वीडियो, क्योंकि ये सीरीज़ कल के दिन ख़त्म हो जाएगी, और जब ये सीरीज़ कल के दिन ख़त्म हो जाएगी तो फिर इस सीरीज़ का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी लोगों